नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया। मैं हूं सिकता देओ। क्या चंपत राय सब जानते थे लेकिन वो चुप रहे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय सवालों के घेरे में हैं। उनसे पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का कहना है कि उनसे जांच करवाने में थोड़ी लापरवाही तो ही, लेकिन वो किसी हेर फेर में शामिल नहीं है। लेकिन क्या इतना कहने भर से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? कई सवाल हैं जिनके जवाब चंपत राय को देने ही होंगे। करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। जिस मंदिर ट्रस्ट को यहां के पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई, वो मंदिर ट्रस्ट ही शक और जांच के दायरे में है। और जिस शख्स के हाथ में इस ट्रस्ट की कमान है, यानी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, वो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में। राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने सोमवार 29 जून को चंपत राय से पूछताछ की। उनका आधिकारिक बयान दर्ज किया। 27 जून 2026 को ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय से ये पहली औपचारिक पूछताछ थी। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने इस दौरान बड़ी बातें कही। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने बताया, जैसे ही उन्हें चढ़ावे में हेरफेर की खबर मिली, वो एक्टिव हो गए थे। उनके कहने पर ही चढ़ावा चोरी के संदिग्ध पकड़े गए। चंपत राय ने माना कि चढ़ावे में कोई हेरफेर न हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि एसआईटी को खुद शिकायत दी थी, उसी के आधार पर केस दर्ज हुआ। लेकिन ये भी कहा कि ये गलती है कि शिकायत करने में देरी की और अपनी तरफ से आंतरिक जांच करते रहे। यानी चंपत राय ये तो मान रहे हैं कि चढ़ावा चोरी हुआ, जांच में भी देरी हुई, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से इसमें शामिल है। लेकिन क्या इतना कहने से वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं? उन पर आरोप बच जाएंगे? कई तरह के सवाल हैं जो सीधे चंपत राय से जवाब मांग रहे हैं। चोरी की जानकारी थी तो छुपाया क्यों? क्या मान सम्मान की बात ईमानदारी से बड़ी हो गई? क्या चंपत राय किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्या चंपत राय सच छिपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या चंपत राय किसी के दबाव में चुप थे? सवाल बहुत थे। एनडीटीवी के पास 5 जून की ये तस्वीर है। बताया जा रहा कि चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस को साथ लेकर मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पहुंचे थे, जहां से पुलिस ने लाखों रुपए की नकदी बरामद की थी। इस कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल उठे थे। ये आरोप लगाया जा रहा है कि 4 जून को ही चंपत राय को मंदिर में चोरी की जानकारी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर इस पर कार्रवाई करनी सही समझी और उस कार्रवाई पर भी सवाल है। आखिर बिना एफआईआर पुलिस वहां कैसे पहुंच गई? जो पैसा मिला वो कहां गया? पैसा क्या वापस ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कराया गया या नहीं जमा कराया गया? 5 जून की घटना के बाद चंपत राय ने क्या कुछ किया? चंपत राय पर आरोप है कि सब कुछ पता होने के बाद भी कई दिनों तक मीडिया और जनता के सामने चोरी की बात से वो साफ इनकार करते रहे। 7 जून को जब ये मामला सामने आया था, तब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इसे उठाया। उसके बाद हर बीतते दिन के बाद ये मामला फैलता गया, बढ़ता गया। 23 जून को एसआईटी बनी। 25 जून को औपचारिक एफआईआर दर्ज हुई। 26 जून को 8 आरोपी जेल भेज दिए गए। 27 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। 29 जून को अयोध्या पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। यानी 4 जून को चंपत राय को पता चल गया था कि चोरी हो रही है, लेकिन 29 जून तक वो चुप रहे। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मामला दबाने की कोशिश की, देरी से कानूनी कार्रवाई की, करीबियों को बचाने में लगे रहे। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, वो कोई आम चोरी नहीं है। कई साल से ये जारी थी। जानकारी के मुताबिक एसआईटी की जांच में ये सामने आया था कि एक निजी ऑडिट फर्म ने नवंबर 2020 में रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में ट्रस्ट के प्रबंधन को अत्यधिक गैर पेशेवर के तौर पर सचेत किया गया था कि मंदिर ट्रस्ट के पास चंदे की व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने की कोई क्षमता नहीं है। ऑडिटर्स ने तब एक सही मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी और डेटा मैनेजमेंट बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे चढ़ावा चोरी पर कोई नजर बनाई जा सके। माना जा रहा है कि इन चेतावनियों पर अगर तभी कदम उठा लिए जाते तो अगले 3-4 साल तक ये चोरी नहीं होती। क्या ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ऑडिटर्स ने जो रिपोर्ट दी उस पर गंभीरता से विचार करते? कहा जा रहा है कि बैंक ने जो नियम कायदे कानून चढ़ावा गिनने और जमा करने के लिए बनाए थे, उनका बिल्कुल पालन नहीं किया गया, बल्कि आरोपियों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? कहते हैं चंपत राय तक शिकायतें पहुंचती रही, लेकिन वो मौन बने रहे। इसका जिम्मेदार कौन? चढ़ावा चंपत होता रहा।
और चंपत राय खामोश क्यों बैठे रहे? जवाब तो बनता है। अयोध्या से अजय दुबे, मुकेश सिंह सेंगर और रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो चंपत राय सवालों में घिरे नजर आ रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने कई दशक राम मंदिर आंदोलन में दिए, मंदिर निर्माण की नींव से लेकर निर्माण तक का काम देखा। उनका पूरा नाम चंपत राय बंसल है, लेकिन आंदोलन की राह पर चलते हुए वो परिवार से एक तरह से अलग हो गए। यूपी के बिजनौर में जन्मे, लेकिन अयोध्या के हो गए। चढ़ावा चोरी का केस आने के बाद महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते हैं कि कैसे उनका जीवन इस मोड़ तक पहुंचा। चंपत राय राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। मंदिर बनने के बाद भी वो उससे जुड़े रहे। उन्हें राम मंदिर का पटवारी भी कहा जाता है। चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील में हुआ था। उनके पिता रामेश्वर प्रसाद बंसल आरएसएस से जुड़े थे। उनकी मां का नाम सावित्री देवी है। 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। चंपत बचपन से ही आरएसएस से जुड़े थे। पढ़ाई में काफी तेज थे। केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में धामपुर के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाया भी करते थे। आपातकाल के दौर में सन 1975 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 18 महीने उन्होंने जेल में बिताए। जेल से वापसी के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। जेल से छूटने के बाद उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। 1980 में औपचारिक रूप से विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए। 1980 और 90 के दशक में चंपत राय वीएचपी के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल के सबसे भरोसेमंद और करीबी सहयोगी बनकर उभरे। उन्हें अवध क्षेत्र में युवाओं को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान मंदिर से जुड़े हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज और ग्रंथ सहेजे थे। जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय वो वहीं पर मौजूद थे। राम मंदिर आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए साल 1996 में उन्हें विहिप का केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया। 2002 में वो वीएचपी के संयुक्त महामंत्री और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया, तो उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय को मंदिर निर्माण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी। 2020 में चंपत राय को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। चंपत राय ने विवाह नहीं किया। वो दशकों से मंदिर से जुड़े रहे। अब 2026 में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनको जानने वाले कहते हैं कि वो निर्दोष ही साबित होंगे। उनकी संगत में कुछ गलत लोग आ गए। जो मालूम था गड़बड़ी हो रही तब अपने स्वीकार किए, तो उनको विषय में क्या हम बोल सकते हैं। वो अच्छे आदमी सीधा उनका के लोग का नाम है, गलत आदमी के संगत कर लिए, बस हो गया काम। संगत के ही बुद्धि संगत में मिलता है। पत्रकार 10 जो बोलते हैं तो पत्रकारों के एक व्यवस्था सुनाई पड़ता है। न्यून क्लास के लोगों के चोर और का नाम है, छोटे अनपढ़ लोगों के संगत किए, चोर के संगत किए, तो इसे फल पाए चंपत। और क्या। लेकिन चंपत राय के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। उन पर आरोपों और सवालों की छड़ी लगी हुई है। वो खुद कह रहे हैं उनसे लापरवाही हुई है, गलती हुई है, लेकिन मंशा गलत नहीं थी। देखना यह है कि इस जांच में उनका क्या रोल निकलकर सामने आता है। अयोध्या से अजय दुबे, मुकेश सिंह सेंगर और रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और जांच के साथ ये सामने भी आ रहा है कि बेहद शातिर तरीके से चोरी की जा रही थी। सीसीटीवी के ऐसे फुटेज ऐसी जगह लगाए गए जहां से चढ़ावा गिनती होता था, वहां का कुछ हिस्सा दिखे ही नहीं। गिनती करने के लिए जान पहचान के लोगों को रख लिया गया। डिलीवरी बॉय का काम करने वालों को चढ़ावे की गिनती के काम में लगा दिया गया, यानी पैसे की डिलीवरी कहीं और होने लगी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि सिस्टम की चूक और जिम्मेदारी में लापरवाही की भी है। क्योंकि जिस खजाने को संभालने के लिए अनुभवी हाथों की जरूरत थी, वहां जिम्मेदारी सौंप दी गई बिना अनुभव वाले सिफारिशी कर्मचारियों को। सूत्रों के मुताबिक जिन हाथों में करोड़ों का कैश गिनने की जिम्मेदारी थी,
वहाँ बिना किसी तजुर्बे के सिर्फ 15-20 हजार की सैलरी वाले कैशियर बिठा दिए गए। सिफारिशी रसूख ऐसा कि अनुकल्प मिश्रा, जो कल तक डिलीवरी बॉय था, वो दान चोरी का सूत्रधार बन गया। सूत्रों के मुताबिक दान में लाखों की हेराफेरी कर अनुकल्प हर महीने पैसे अपनी पत्नी के खाते में भेजता रहा। लापरवाही और साजिश बस यही थमती नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि पूरे दान की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले SBI के कुछ कर्मचारी भी सवालों के घेरे में हैं। कभी करीबी होने के चलते तो कभी सिफारिश पर ट्रस्ट के अधिकारियों ने ऐसे लोगों को दान के पैसे की गिनती के काम में रख लिया जिन्हें इसका अनुभव था ही नहीं। इनमें से कई लोग पहले मैकेनिक थे, डिलीवरी बॉय थे या फिर फोटोग्राफर। यानी जो डिलीवरी के काम में थे उन्हें कैश गिनने के काम में लगा दिया गया। उनकी क्या योग्यता थी ये भी नहीं देखा गया। और अब सामने आ रहा है कि पैसों और चढ़ावे की हेराफेरी हो रही थी। खुलासे अब ये भी हो रहे हैं कि CCTV तक को ऐसे एडजस्ट किया गया कि चोरी पकड़ी न जाए। मंदिर में चढ़ावे की चोरी, और वो भी CCTV के सामने। कैमरे सब देख रहे थे लेकिन चोरी नहीं। ब्लाइंड स्पॉट का ऐसा खेल रचा गया कि हाथ की हरकत तक रिकॉर्ड नहीं हुई। आरोपी इतने शातिर थे कि कैमरे के सामने ऐसे खड़े होते थे कि इनके हाथों की हरकत कैमरे से छिप जाती थी। कैमरा चेहरा दिखा रहा था लेकिन चोरी का खेल नहीं। सूत्रों के मुताबिक SIT का मानना है कि पूरा सर्विलांस सिस्टम फेल रहा और कंट्रोल रूम में बैठकर CCTV मॉनिटरिंग करने वाले कर्मचारियों की भूमिका भी पूरे मामले में बेहद संदिग्ध है। इस मामले में मंदिर में तैनात कर्मचारियों पर गाज गिरनी भी शुरू हो गई है। 17 साल से मंदिर में जमे रेडियो इंचार्ज अर्जुन देव का तबादला कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की सुरक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली वॉकी टॉकी के टिन्नू यादव तक पहुंचने को लेकर अर्जुन देव की भूमिका संदिग्ध है। दिलचस्प ये भी है कि अर्जुन देव का ट्रांसफर आदेश 2 साल पहले ही जारी हुआ था, लेकिन मंदिर प्रशासन के आग्रह पर उस वक्त तबादला रोक दिया गया। ऐसे में सवाल सीधा है कि क्या ये लापरवाही थी या सिस्टम के अंदर ही कोई बड़ा खेल चल रहा था। राम मंदिर, जहाँ हर श्रद्धालु अपनी आस्था का हिस्सा चढ़ाता है, वहाँ अगर उस आस्था की सुरक्षा ही कमजोर पड़ जाए तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, विश्वास का भी हो जाता है। अब देखना यह होगा कि आगे की जांच क्या सिर्फ आरोपी कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर सिस्टम की जिम्मेदारी तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। चढ़ावा चोरी के जांच के लिए SIT 23 जून को बनती है। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कई बड़े लोग रडार पर हैं। लेकिन इस जांच का दायरा इतना बढ़ चुका है कि खबर है कि SIT अब जुलाई में फिर जांच करेगी। इस बीच पुलिस जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बैंक के खातों की भी जांच हो रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा की गणना और प्रबंधन से जुड़ी गड़बड़ी की जांच कर रही SIT की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। जांच के लिए तय 15 दिन की समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनल रिपोर्ट शासन को नहीं सौंपी गई। अब संभावना जताई जा रही है कि SIT दूसरी बार जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। SIT जुलाई में कुछ और बिंदुओं पर जांच करेगी, कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। इसके बाद इस सरकार को फाइनल रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। SIT की जांच सिर्फ गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से सवाल जवाब हुए हैं, इस्तीफे हुए हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक जांच यहीं तक नहीं है। आपको बता दें कि SIT ने पूर्व महासचिव चंपत राय से पूछताछ की। पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को आमने सामने बिठाकर घंटों पूछताछ हुई। मंदिर के प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन को संभालने वाले गोपाल राव से भी SIT ने गहन पूछताछ की है। ये भी कहा जा रहा है कि सभी के बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों की जांच जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भी संपत्तियों की SIT के साथ साथ पुलिस जांच कर रही है। पुलिस और SIT ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि जो ट्रस्ट से जुड़े सदस्य हैं, इनकी संपत्तियां कितनी हैं, क्या इनकी भी संपत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं और जानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के भी संपत्तियों, बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा सकता है। ये भी पता किया जा रहा है कि जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, इनके कितने बैंक अकाउंट हैं और उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसे में न सिर्फ ये 3 लोग बल्कि जो आरोपी हैं 8 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन आरोपियों के दस्तावेज जिसमें संपत्तियों का विवरण हो, इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है उसकी भी जांच हो रही है और इन आरोपियों के जो करीबी रिश्तेदार और
बहुत करीबी लोग हैं, ऐसे भी लोगों को बताया जा रहा है कि उनके बैंक अकाउंट के साथ साथ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके भी डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, ताकि पता चले कि बीते कुछ सालों में अगर इनकी संपत्तियों में तेजी से कुछ इजाफा हुआ है या नगद में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इस बीच जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। वहीं अयोध्या पुलिस उनसे पूछताछ के लिए सोमवार को जेल पहुंची। पुलिस की टीम यहां पर पहुंच गई है और बारी बारी से सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सिंडिकेट में जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या इनके अलावा कुछ और भी लोग शामिल हैं। इसके साथ ही कब से ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे, चंदा चोरी से कितना पैसा कमाया, कहां कहां पर संपत्तियां ली और अपने परिवार या जानकारों के नाम कौन सी संपत्तियां ली हैं, क्या इनके परिवार के लोग या जानकार भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो ये लंबी पूछताछ करने के लिए अयोध्या पुलिस की टीम जेल के अंदर पहुंच गई है। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने करीब 140 लोगों को नोटिस दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैंक को भी नोटिस जारी किया गया है। ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा अयोध्या ब्रांच। सूत्रों के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रस्ट का एक खाता है। यहाँ भक्त सिर्फ ऑनलाइन चढ़ावा जमा करते हैं। QR कोड से जो पैसे आते हैं वो ही यहाँ जमा होते हैं। कैश का काम नहीं होता। न ही बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी ट्रस्ट में या कैश गिनने में कोई रोल है। जानकारी के मुताबिक पूरे चढ़ावे का 10 से 15% चढ़ावा ही इस बैंक में सिर्फ ऑनलाइन मोड में जमा होता है। बाकी ऑनलाइन PNB और SBI में आता है। SBI ही आउटसोर्स कैशियर रखता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच को नोटिस क्यों भेजा गया, उसे लेकर कई तरह की बातें हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का एक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा अयोध्या ब्रांच में है, जो दिल्ली से बहुत सालों पहले ट्रांसफर होकर आया था। हालांकि बताया जा रहा है कि एक्टिव अकाउंट नहीं है। अनिल मिश्रा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा अयोध्या ब्रांच में है। 2-3 महीने पहले 20 लाख रुपए का लोन इसी बैंक से अनिल मिश्रा ने एक EV गाड़ी के लिए लिया था। ट्रस्ट का एक ऑनलाइन चढ़ावे के लिए खाता है, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट सिंपली वेबसाइट पर लिखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा को नोटिस देकर नामजद आरोपियों के खातों की डिटेल्स मांगी है। इनमें अविनाश शुक्ला, टिन्नू का भतीजा मनीष यादव, लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम है। जानकारी के मुताबिक बैंक ने लिखित में जवाब दिया है, हमारे यहाँ अविनाश शुक्ला का खाता है, मनीष यादव का खाता है, सुप्रिया मिश्रा का खाता इस बैंक ब्रांच में नहीं है। ये भी जानकारी आ रही है, जब से ट्रस्ट बना है तब से मंदिर बनने और अब तक हर महीने सामान्य दिनों में 1 से 1.5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है, जबकि महाकुंभ और छुट्टियों में 4 से 5 करोड़ ऑनलाइन पैसे जमा होते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि साल में 1-2 बार ट्रस्ट के लोग कभी पैसा निकालते हैं। सिर्फ चेक के माध्यम से काम होता है। बड़ा अमाउंट होता है तो ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से क्रॉस चेक करके चेक क्लियर किया जाता है। पुलिस फिलहाल आरोपियों के खातों और संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। अयोध्या से अजय दुबे, मुकेश सिंह सेंगर और रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सियासी रण में बदल चुका है। विपक्ष आस्था पर चोट को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है तो सरकार विपक्ष को रामद्रोही करार दे रही है। पूरे विवाद में अब असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर की भी एंट्री करा दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों ने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मामले को अलग ही रंग दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर इस ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। इधर कांग्रेस की अयोध्या कूच की कोशिश भी विवाद का हिस्सा बन गई है। उत्तर प्रदेश के अजय राय और कई नेताओं को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव बता रही है। वहीं पूरे विवाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और CM योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है,
ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे। क्या मंदिर ट्रस्ट कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश के आरोपों पर पलटवार से नहीं चूक रहे और अखिलेश को राजद्रोही बता रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है और वह रामद्रोही परिवार है। उनके पिताजी की सरकार थी जब राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी और वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अभी तक दर्शन करने भी नहीं गए और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि सरकार में मंत्री ओपी राजभर सरकार का बचाव करते नजर आए, उन्होंने कहा मछली छोटी हो या बड़ी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब देखिए, जो व्यवस्था, उस व्यवस्था में जो घटना घटी है, आगे इस तरह घटना न हो, सरकार का प्रयास ये है। एसआईटी अपना जांच कर रही है, चाहे उसमें बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली, जो भी आएगा उस दायरे में मुख्यमंत्री जी बराबर कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। एक तरफ आस्था की बात, दूसरी तरफ आरोपों की राजनीति। जाहिर है चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का नहीं बल्कि 2027 के चुनाव के लिए सियासी हथियार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब वीडियो जारी कर उसने फिर से हिंदू धर्म में वापसी का दावा किया है। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और खबर मुंबई की, जहां के चेंबूर में एक स्कूल बस पर भारी भरकम पेड़ गिर गया है। हादसे में एक स्कूली बच्चे की मौत की भी खबर आ रही है। चेंबूर इलाके के 11 नंबर रोड पर यह हादसा हुआ है। बस में सवार बाकी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। 4 बच्चों का इलाज चल रहा है, अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। जिस समय यह हादसा हुआ, बस के अंदर स्कूली बच्चे मौजूद थे। और 2 सहयोगी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, सुजाता और अनुज। चलते सीधे मुंबई। सबसे पहले तो अनुज, आप ये बताइए बच्चों की हालत इस वक्त कैसी है? मैं फिलहाल जैन हॉस्पिटल से बाहर खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे दृश्य कैसे पर, यहाँ पे आप देखेंगे कि पुलिस कर्मी की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मेयर आ गई है, तो मेयर फिलहाल अंदर है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और अंदर बस परिवार वालों को ही छोड़ रही है। जैन हॉस्पिटल है, बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता है। अगर हम बात करें जहाँ पे ये हादसा हुआ, वहां से 2 मिनट में एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच जाती है। और हमें जो खबर अभी फिलहाल अंदर से मिली है वो काफी अनफॉर्चुनेट और दुखद खबर है। एक बच्चे की, 11 साल के बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। बस में 12 से 15 बच्चे ट्रैवल कर रहे थे और 2 बच्चे 2:30 से 3 बजे के बीच में ये आप नजर रखिए। सुजाता घटनास्थल पर ही मौजूद है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। एक बच्चे की मौत की खबर आ रही है। सुजाता,
हुआ क्या था? मौसम खराब है, हम सब जानते हैं, अलर्ट पर है मुंबई, और ऐसे में हादसे की जगह जरा हमको समझाइए कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? जी देखिए, मुंबई में बरसात ने दस्तक दे चुकी है और जिसके चलते यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक बस पर, एक स्कूल बस पर एक पेड़ गिर जाता है और उसमें मौजूद तमाम जो 12 बच्चे हैं वो घायल हो जाते हैं, जिसमें से एक बच्चा जिसके आखिरी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे थे, जब उसे निकाला गया तो वो मृत निकला। वो बेचारे की दुखद इसमें मौत हो गई है। अब ये बस का हाल देखिए कि जिस प्रकार से, जिस इंटेंसिटी के साथ इस पर बस गिरा है, ये पूरा बस फिलहाल क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर मुंबई की महापौर से लेकर तमाम बीएमसी के आला अधिकारी आ गए। आने के बाद उन्होंने इस बस की जांच भी की और बयान भी दिए। आप ये बैग देखिए, ये बैग इस पूरे बस के अंदर कुचल चुका है और इसे निकालना तक मुश्किल हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि आखिर वो बच्चा इसमें से कैसे निकला होगा। यहाँ के जो लोकल्स हैं जिन्होंने जिसने इस पूरे हादसा को देखा, उनका कहना, ये देखिए यहाँ पर एक बच्चे का चश्मा वो टूटकर गिरा हुआ है। तमाम जो चीजें हैं बच्चों की, वो यहाँ पर किताब, पेंसिल, जो पूरे बच्चों की स्टेशनरी है वो पूरे तरीके से टूट चुका है और बच्चे इसमें से सांस नहीं ले पा रहे थे। जैसे तैसे सुजाता, ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक बच्चे की जान जा चुकी है और जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन बच्चों का इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। अब दोनों के पास हम लौटेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामला एक बार फिर गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आयुष मलिक अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा करता हुआ और सनातन धर्म में घर वापसी का दावा कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ घर वापसी तक नहीं है। पुलिस का दावा है कि कई वीडियो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए जो शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकते हैं। शामली में धर्मांतरण को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आयुष मलिक अपने माता पिता के साथ मंदिर में पूजा करता दिखाई दे रहा है और घर वापसी यानी दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का दावा कर रहा है। दरअसल आयुष मलिक कुछ समय पहले इस्लाम कबूल करने के दावे को लेकर चर्चा में था। उसने अपना नाम अली मोहम्मद बताया और चांदनी कुरैशी से निकाह की बात भी सामने आई। उस दौरान सोशल मीडिया पर उसका इस्लामिक लुक और बयान काफी वायरल हुए। आयुष के परिवार की तरफ से जमकर आरोप लगाए गए। पूरी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल आयुष का ये बयान सुन लीजिए। अगर कोई मुसलमान बना और उसको जरा सा भी आप सपोर्ट कर रहे तो निकाह के लिए तैयार हुई, बहुत मुश्किल से वो तैयार हुई, उसको यही अंदाज होगा माहौल जो खराब हो रहा। और आज ये कंडीशन है कि जेल में डाल दिया। प्रेशर बहुत ज्यादा हिंदू बनने के लिए कि हिंदू बन जा, कुछ भी हो जाओ, चाहे तेरा परिवार जाओ, तू जाओ, तेरा कुछ भी चला जाओ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, हर तरीका प्रेशर जितना मेरे संज्ञान में है ये मेरे नाम है, बाकी सब बाबूजी के नाम है। और जी ये अगर ये भी बाबूजी ले लें, मैंने उनसे कहा था वो रख लें। प्रॉपर्टी का ऐसे कोई लालच नहीं होता। बाप बेटे बीच में प्रॉपर्टी पैसा नहीं आना चाहिए। भली लड़की और उसको बदनाम करा के प्रॉपर्टी चक्कर में मेरे से तो अच्छा रह रही थी, सह रही थी। माँ, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके व पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ कर दें। इस बीच बगरा पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने भी इस केस में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आयुष मलिक ने एक बार फिर हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली है और अब वह पूरी तरह हिंदू रीति रिवाजों से पूजा पाठ कर रहा है। शामली के आयुष मलिक ने इस्लाम मजहब को छोड़ करके पुनः अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है और अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ भी प्रारंभ कर दी है। ताजा वायरल वीडियो और तमाम दावों के बाद कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये नया वीडियो असली है या AI का खेल है? पुलिस पहले कह चुकी है कि कुछ लोग AI के माध्यम से फर्जी और मॉर्फ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे जिले का माहौल खराब हो सकता है।
एक तरफ घर वापसी का वायरल वीडियो, दूसरी तरफ एआई से फर्जी कंटेंट का दावा। शामली का ये मामला अब सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित न होकर डिजिटल दुष्प्रचार और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा टेस्ट बन गया है। एनडीटीवी के लिए शामली से पंकज कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर, अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, जहां सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, वहीं एक ऐसा मर्डर हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। चंबल का खूंखार डकैत, 123 केस और 20 साल का आतंक। जगन गुर्जर की जेल के अंदर उसके साथी कैदी ने तौलिए से गला घोंटकर हत्या कर दी। सवाल यह है कि क्या इस हत्या के पीछे कहीं और से ऑर्डर था? राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर सेंट्रल जेल में एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। मर्डर किसी आम कैदी का नहीं, बल्कि चंबल के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का हुआ है। जगन गुर्जर वो नाम जो कभी चंबल का आतंक था, जिस पर दर्ज थे 123 केस। राजस्थान, एमपी और यूपी में 20 साल तक आतंक का साम्राज्य। इन 20 सालों में जगन गुर्जर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर को उड़ाने की धमकी से लेकर कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियां बटोरी थी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने के जघन्य अपराध से लेकर पुलिस कर्मियों की हत्या, अपहरण जैसे संगीन केस उस पर दर्ज हुए। लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से साल 2022 में जगन ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में उसे बंद कर दिया गया। जिन खतरनाक कहानियों की शुरुआत बीहड़ में बंदूक के दम पर हुई थी, उसका अंत किसी पुलिस मुठभेड़ में नहीं, बल्कि राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के एक बैरक में हुई, जो उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया। हैरानी की बात तो यह है कि जगन को किसी गैंग ने नहीं, बल्कि उसी के बैरक में रहने वाले एक साथी कैदी ने मार डाला। नाम है विष्णु जाट, जो 3 महीने पहले ही जेल में शिफ्ट हुआ था। जेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी के मुताबिक दोनों कैदी एक साथ थे। बैरक की सफाई हुई, फिर दोनों ने साथ बैठकर लूडो खेला, लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल बदल गया और एक मामूली झगड़ा खूनी वारदात में बदल गया। इन्होंने, इनके घर वालों ने ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए और इनका जेल से अन्यत्र कहीं पर ट्रांसफर करवाया जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। तो उच्च सक्षम अधिकारी के पास बात रख दी हमने। देखते हैं सीबीआई की जांच मान गए क्या? अभी चल रही बात। सीबीआई जांच की भी मांग की है, करी इन्होंने। जगन का परिवार और समर्थक भारी गुस्से में है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार इसे हत्या की गहरी साजिश बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर की जान को भी जेल में खतरा है और उसे तत्काल भरतपुर या फिर धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। मेरे चाचा जी को एक तो धौलपुर जेल में भेजा जाए, सीबीआई जांच हो और मेरी भी सुरक्षा चाहिए, घर वालों की, सबकी, परिवार की। यहाँ पर कब तक बैठे हो? यहाँ तक जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। जो आपकी मांग है? हाँ, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। जगन गुर्जर का परिवार गुस्से में है तो हत्या के आरोपी विष्णु के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। विष्णु के घर पर ताला लटका है। परिवार रात में ही गांव छोड़ चुका है। ग्रामीण कैमरे पर आने से बच रहे हैं। हर तरफ डर और दहशत का माहौल है। आखिरकार जगन गुर्जर इस हाई सिक्योरिटी जेल तक पहुंचा कैसे? वो तो एक नॉर्मल केस था जिसका राजीनामा हो गया, हमारे पास प्रूफ है। वहां का जो थानेदार लग रहा था, जिसने 7 दिन थाने में क्यों रखा, और रखने के बाद उस व्यक्ति के जबरदस्ती आर्म्स एक्ट जो लगाया, एक कोई कट्टा वट्टा उसकी गाड़ी में धरा और उसको ऐसा कितना बड़ा बवंडर बना दिया जगन डकैत को। कैसा बवंडर, इतना बड़ा मुकदमा कर दिया उसने, जिसको सीधा ना धौलपुर जेल ने झेला, ना जयपुर ने झेला, ना भरतपुर ने झेला और सीधा अजमेर पहुंचा दिया। ये साजिश है। जगन गुर्जर की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु गुर्जर ने गला दबाकर हत्या कर दी। इस हत्या से धौलपुर की बात की जाए तो हड़कंप मच गया है। जगन गुर्जर करीब 20 साल से धौलपुर जिले में मौत कैसे हुई, इसकी जांच अजमेर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहीं मत जाइएगा, हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इसी तरह बड़े अपडेट्स जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।